ये जो मैं ट्रिलियंस की बात कर रहा था जीडीपी की कि यूएस की 26 है, चाइना की 17 है और अन्य देशों की है। आप जीडीपी की इनकी जो जो जनसंख्या है वो भी मायने रखती है कि कितनी जनसंख्या पे किसकी कितनी जीडीपी है। अब देखिए अमेरिका की जनसंख्या जो इस समय है 33.19 करोड़, 33.19 करोड़ जनसंख्या अमेरिका की मात्र है। उसकी जीडीपी है 26.463 ट्रिलियन, यानी आपसे लगभग 9 गुना ज़्यादा जनसंख्या। आप उनकी जीडीपी आपसे 9 गुना ज़्यादा और जनसंख्या आपसे, अंदाज़ा लगाइए, लगभग 4-5 गुना कम है। सेम जो है चाइना के साथ आप अगर मानिए तो चाइना की जनसंख्या भारत की जनसंख्या ऑलमोस्ट बराबर है। भारत इस समय कुछ रनों से आगे लीड कर रहा है आप कह सकते हैं, लेकिन उसकी भी जीडीपी आपकी जीडीपी से 3 छक्का 18 लगभग 6 गुना ज़्यादा है। और वहीं आप जापान की बात करिए, जिसकी बात मोदी जी करते हैं कि हम जापान और जर्मनी को पछाड़ के भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। माय गुडनेस, आपको अंदाज़ा नहीं है, जापान की कुल जनसंख्या मात्र 2.57 करोड़ है, मात्र 2.57 करोड़। और वही जर्मनी की जो जनसंख्या है वो भी मात्र 8.32 करोड़ है। यानी इनको पछाड़ के आप क्या साबित करना चाहते हैं? यानी कि मामूली कुछ अंकों की बढ़त से इन दोनों देशों की जीडीपी को भारत पछाड़ के तीसरे में पहुंच जाएगा। इसके लिए मोदी जी हमसे 5 साल मांग रहे हैं। माय गुडनेस, इन आंकड़ों को हमें समझना पड़ेगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सरकार ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं देश को, मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ। ये जो गलत आंकड़े प्रस्तुत करके लोगों को मूर्ख बेवकूफ़ बनाने का काम सरकारें करती हैं, ये राजनीतिक दल करते हैं, राजनेता करते हैं, मैं उसकी घोर आलोचना करता हूँ। ये लोग मूर्ख बनाना छोड़ें, और ये मूर्ख इसलिए बनाते हैं कि हम मूर्ख बने हुए हैं, हम मूर्ख असल में हैं। हम बिना आंकड़ों को देखे, बिना आंकड़ों को समझे, चीख चीख के जो है राजनीतिक दलों के जातीय धर्म के नाम पे जो इन्होंने वो जाल बुन रखा, और जाल में फंस के चिल्लाते हैं। मैंने आपको जीडीपी ग्रोथ की बात करी अभी ना, मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में जीडीपी 2 गुना से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, और नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जीडीपी मात्र 1.5 गुना की स्पीड से बढ़ी है। और प्रस्तुत ऐसा किया जा रहा है कि देश ने इतनी बड़ी आर्थिक तरक्की कर ली है कि कोई करिश्मा सा हो गया है, लेकिन ऐसा सच कुछ नहीं है। और इसके इतर मैं एक और आंकड़ा आपको बताता हूं तो आप सोचते रह जाएंगे कि असल में इस देश में हो क्या रहा है। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि इस देश में क्रांति क्यों नहीं होती। हम किस ढंग के लोग हैं कि इस ढंग की लूट को हम बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, इस ढंग के असमानता को हम इस ढंग से बर्दाश्त किए हुए बैठे हैं। ये असमानता जेन्युइन नहीं है, कभी भी ऐसी असमानता जेन्युइन नहीं हो सकती है। अब आपको पता नहीं है कि जो है ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ गई और अरबपतियों की संपत्ति जो है 2 गुना से अधिक हो गई। आपदा में अवसर का एक नारा मोदी जी देते हैं प्राय, शायद आपदा में अवसर को सही ढंग से अगर किसी ने तलाशा तो इस देश के अरबपतियों ने तलाशा, और अपनी संपत्ति को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर लिया। और जो एक मध्यम वर्ग है, जो निचला वर्ग है, उसकी संपत्तियां घट गई। जो हकीकत है, जो आंकड़े हैं, उसकी जेब खाली हो गई। उसने अपने खर्च में कटौती करके जैसे तैसे जीवन यापन किया और कर रहा है। आज भी आप मध्यम वर्ग के, चाहे व्यवसायी हों, चाहे वो कोई भी हो, हर आदमी आर्थिक रूप से अपने आप को कमज़ोर ही महसूस कर रहा है। इस 5-7 साल के दौर में वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप खुद जो है अपना मूल्यांकन करिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुनने वालों में से हो सकते हैं जिन्होंने तरक्की करी होगी, जो उन 10% लोगों में होंगे जिन्होंने आपदा के इस अवसर को सही से समझा होगा, उसका सही सदुपयोग किया होगा। तो दूसरा आंकड़ा आप देखिए, ये आंकड़ा भी आपको अचंभित करने वाला आंकड़ा है। देश की जो कुल संपत्ति है, कुल जीडीपी जिसको बोलते हैं, या कुल संपदा आप कह सकते हैं, जल, जमीन, जंगल, फैक्ट्रीज, बैंक में जमा पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, इसी को देश की संपत्ति कहते हैं। और उस संपत्ति की स्थिति ये है कि देश के मात्र 1% लोगों के पास, यानी कि 140 करोड़ करीब आबादी है, तो 1
करोड़ 4 लाख लोगों के पास देश की 40% संपदा है। 40% संपदा के ये मालिक हैं देश की, मात्र 1% लोग। और उससे भी बड़ी बात आप देखिए, 40% में 1% लोग जो है काबिज बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो 49% लोग हैं मध्यम वर्ग। मैं कहता हूं कि यही वो 49% लोग हैं जो देश चलाते हैं। इन्हें आप मध्यम वर्ग कहिए, इन्हें आप कामगार वर्ग कहिए, यही इंजीनियर हैं, यही डॉक्टर हैं, यही कर्मचारी हैं, यही सब कुछ है। इन्हीं से कोई देश चलता है। और इनकी हिस्सेदारी कुल जीडीपी में कितनी है? ये इनकी संख्या जो है देश में 49% है लगभग, और इनकी जीडीपी में कुल भागीदारी 57%, यानी 57% पूंजी पे ये 49% लोग सरवाइव करते हैं। और एक और विडंबना आप देखिए, फिर नीचे के 50% लोग ऐसे हैं, माय गुडनेस, 50% लोग वो कैसे जीवन यापन करते होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितने मुश्किलों भरा उनका जीवन होगा, कैसे अपने बच्चों को इस महंगे 5 स्टार की तरह विकसित स्कूलों में वो पढ़ाते होंगे, कैसे वो 5 स्टार की तरह विकसित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें कैसे वो इलाज कराते होंगे, कैसे वो मतलब कुल मिला के इस महंगाई के दौर में वो कैसे सर्वाइव करते होंगे। वो 50% लोग जो सिर्फ जिनके हिस्से में सिर्फ 3% संपदा है, यानी देश की 3% संपदा जो है उन 50% लोगों में बटी हुई है। 1% के पास 40% संपदा, 49% के पास 57% संपदा, और 50% के पास मात्र 3% संपदा। तो ये स्थिति है। और ऐसे हालात में जो नए आंकड़े एक आए हैं कर्ज माफ़ी का, जिनको राइट ऑफ बोला जाता है। मैं जब कर्ज माफ़ी कहता हूं तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट मुझे किया कि आप क्या जाने, यू डोंट नो द लैंग्वेज, ये कर्ज माफ़ी नहीं है, राइट ऑफ है, ये राइट ऑफ है। अरे बैंकों को खुली छूट दे रखी गई है जनता से लूटने के लिए। बैंक तरह तरह के, आपका बैलेंस अगर कम हो गया तब भी आप पे फाइन, आपका बैलेंस ज़्यादा हो गया तो मेंटेनेंस चार्ज, आपने एटीएम का इस्तेमाल किया तो हर बार चार्ज, यानी इतने प्रकार के जो छोटे छोटे चार्जेस लगते हैं जिसको हम अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। असल में यही वो लूट है, आम जनता से लूट है, जिसको इकट्ठा करके ये बड़े बड़े व्यवसायियों का कर्ज राइट ऑफ किया जाता है। तो मोदी जी के कार्यकाल में अभी तक माना जाता था कि ये 15 लाख करोड़ का राइट ऑफ है, लेकिन अब एक नई आरटीआई में जो खुलासा हुआ, अब तक मोदी सरकार ने